उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे। एक पब्लिक आउटराई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटराई जस्टिस मांगता है। दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्रूज क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये कहां की रीजनिंग है? इसीलिए तो पब्लिक आउटक्राई हुआ। और पब्लिक आउटक्राई, एक पब्लिक आउटक्राई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटक्राई जस्टिस मांगता है। तो जस्टिस मिल गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया जो पब्लिक आउटक्राई था कि, और मैं आपको मेरी नजर में इस लड़की के साथ एक बार ये विक्टिम नहीं हुई, एक रेप नहीं हुआ, उसका बाप भी मर गया, उसका वकील भी मारा गया। शी वॉज अ विक्टिम मेनी टाइम्स ओवर। शी इज नॉट विक्टिम वंस, एक बार ही नहीं विक्टिम हुई है। जो उसके साथ हुआ वो अलग, बाप के साथ हुआ अलग, उसके वकील के साथ हुआ अलग, और अब चौथी बारी आप उसको सजा दे रहे हो जिसमें कह रहे हो कि नहीं, वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और तुम तो बालिग नहीं थी, तो जाओ। इतने ज्यादा। और फिर वो लड़की अमीर नहीं है, वो एक गरीब परिवार की है। उसके परिवार ने किसी हद तक उसके साथ सपोर्ट किया और खुद विमेन वॉलंटियर्स ने उसको सपोर्ट किया शायद। लेकिन दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है, अभी भी छोड़ने को नहीं तैयार है। इसीलिए जब उसने आवाज उठाई और उसके साथ जो विमेन वॉलंटियर्स थी जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आवाज उठाई सारे देश। और फिर मीडिया का रोल तो था ही, मीडिया ने उसका सारी बात बताई और साथ में जो आर्टिकल्स आते रहे, पेपर्स में आते रहे, उसकी वजह से दरवाजे खड़काने पड़े और सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय दे दिया, न्याय वापस दे दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल होती है, इसमें तो 20 साल जाएगा। उसमें एक फादर की डेथ के मर्डर के लिए तो 20 साल है, लेकिन इसको 6 साल क्यों आपने? तो इसीलिए मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया जो जस्टिस डिमांड कर रहा था, बनता भी था। और टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज्यादा थे जो मैंने भी पढ़ा जजमेंट्स के बार, क्योंकि बहुत अच्छे वकील आपके मीडिया पे आए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया जजमेंट्स को, पुरानी कोर्ट की जजमेंट्स को। तो क्या उन जजमेंट्स को भी अनदेखा कर दिया उस हाई कोर्ट के बेंच ने? तमाम भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं उसको लेकर के। उसके पिताजी अभी बीएसएफ में हैं, सर्व कर रहे हैं, और इस तरीके का कमेंट, उसकी मौत हो जाती है मारने से, मार पिटाई की जाती है, उसके भाई के साथ भी मार पिटाई की जाती है। कैसे आप देखती हैं उत्तराखंड में ये पूरी घटना, नॉर्थ ईस्ट का वो बच्चा, कैसे आप? इसका जवाब मैं एज अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर दूंगी। वो ये कि हमारे ग्रास रूट में हमारी जो पुलिस है इस वक्त सिर्फ रिएक्टिंग पुलिसिंग बन गई है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जबरदस्त, क्योंकि उसके प्रेशर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इतने बढ़ गए हैं कि हमारी प्रिवेंशन पुलिसिंग ग्रास रूट पे नहीं है। उसके लिए ज्यादा लोग चाहिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक के साथ जुड़े रहें, पब्लिक के साथ संपर्क रखें,
युवाओं के ग्रुप्स में जाएं, महिलाओं ग्रुप्स में जाएं, मार्केट एसोसिएशंस में जाएं, एल्डर्स में जाएं, कल्चरल प्रोग्राम्स को जोड़ें, थाना लेवल कमेटी मीटिंग्स करें, प्रिवेंटिव सेक्शंस ऑफ लॉ करें। ये वही पुलिसिंग कर सकती है जो खुद लॉ एंड ऑर्डर में फंसी नहीं है। इस वक्त हमारी ज्यादा पुलिस अब लॉ एंड ऑर्डर में फंसती जा रही है। हमारे पास पेट्रोलिंग एंड प्रिवेंशन पुलिसिंग नहीं रही, और वो प्रिवेंशन और पुलिसिंग का एक बड़ा अच्छी प्रैक्टिस जो हम दिल्ली पुलिस में करते थे, जो वेद मारवा साहब के टाइम से उसके बाद शुरू हुआ, बड़े अच्छे प्रोग्राम्स थे पुलिस कमिश्नरेट में, वो था रफ रजिस्टर। कि हम रफ रजिस्टर मेंटेन करते थे कि जब भी कोई ऐसी रफ बिहेवियर का कोई युवा निकला या व्यक्ति निकला तो हम उसका रफ रजिस्टर पे कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एफआईआर नहीं, रफ रजिस्टर बनाते थे और रफ रजिस्टर में उसका नाम लिखते थे। उसके बाद संपर्क करते थे उसके साथ। वो हेट स्पीचेस पर इसी हॉस्टिलिटी में ही करते थे, जो कि लॉ कानून को अपने हाथ में लेना। और उसको साथ जब जुड़ते थे तो उसको संभालते थे, सुधारते थे, किस ग्रुप का बन रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, उसके माँ बाप के साथ जोड़ते थे, उसके एल्डर्स के साथ उसको जोड़ते थे ताकि वो सुधर जाए। हम सुधारक पुलिसिंग बनते थे छोटी उम्र से, जहाँ 14 साल का लड़का 15 साल का पत्थर भांग रहा है, ये कर रहा है, छेड़ा लड़कियों को छेड़ रहा है, तो हम लोग ऐसे रफ रजिस्टर बड़ा है। लेकिन रफ रजिस्टर के बाद प्रिवेंटिव सेक्शंस ऑफ लॉ भी होते हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है। आप जमानत लेके माँ बाप का और बड़ों का कंट्रोल वापस ला सकते हैं। तो ना माँ बाप का कंट्रोल, ना बड़ों का कंट्रोल, ना आपका रफ रजिस्टर, ना आपके पास प्रिवेंटिव सेक्शंस ऑफ लॉ, तो सीधा ही एफआईआर पे आ रहे हैं ना आप, क्योंकि आपने उन लोगों को बड़ा होने दिया, नजरअंदाज किया, उनको ओवरलुक कर दिया। आप ये सडनली इन लोगों ने, ये बड़े नहीं हुए हेट्स भी अभी, ये बचपन से ही ये गड़बड़ है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर, आप और मेरे घर का कोई लड़का नहीं जाएगा पत्थर मारने, क्योंकि वो कंट्रोल में है, सभ्य है, शिक्षित है, टीचर्स के डरता है, माँ बाप से डरता है। ये कहाँ, ये निडर हो गए। ये वो यूथ निकल रही है जो निडर हो गई है और बचपन से ही कानून को अपने हाथ में लेने की उसको आदत पड़ी, तो यहां तक पहुंच गई। मैं ये कहूंगी इसको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। हमको ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग पुलिस एंड प्रिवेंटिव पुलिस जो कि, और साथ में कल्चरल फेस्टिवल्स, एक कल्चर नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल, एक वेस्ट का फेस्टिवल, एक सेंट्रल का फेस्टिवल, एक पंजाब का फेस्टिवल, ऐसे फेस्टिवल्स, कल्चरल फेस्टिवल जहां एक दूसरे से मिलते हैं, आप कुछ जानते हैं, समझते हैं। ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग बहुत, मैं इसका जवाब एज ए पुलिस ऑफिसर दे रही हूं कि हम लोग कैसे इन युवाओं को, ये नहीं कि हमारे टाइम पे भी युवा ऐसे नहीं थे, लेकिन अब बिगड़ गए, कोई हर्ष नहीं, लेकिन बिगड़ गए ना, बिगड़ने दिया गया ना, काबू में नहीं आए ना। कंट्रोल कॉलेजेस में भी अगर ये बदतमीजी करते थे तो कंट्रोल में लाया जाता था टीचर्स के थ्रू। टीचर्स यूज्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल। वो जो कंट्रोल चला गया है उसकी वजह से आज ये हरकतें हो रही हैं, और ये हरकतें नहीं जाएंगी अगर हम बीट सिस्टम, प्रिवेंटिव पुलिसिंग, रफ रजिस्टर्स और पीस प्रोसीडिंग्स को वापस मॉल में लाएं, जहां आपके पास जमानती होते हैं, जमानती और माइनर और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसमें दिल्ली में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सीधा क्रिमिनल कोर्ट नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम होते हैं, या अपने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस होते हैं जिनके पास पावर। जब तक हम ये प्रिवेंटिव पुलिसिंग का पूरा माहौल नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग रिएक्टिव पुलिसिंग पर रहेंगे, और आज रिएक्टिव पुलिसिंग हो रही है जिसकी वजह से बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है। कानून है हेट स्पीचेस के लिए, लेकिन इस नौबत को आने से पहले मैं विश्वास करती हूं कि हमको प्रिवेंटिव पुलिसिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें कम्युनिटी पुलिसिंग है, समुदाय की पुलिसिंग। सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब एफआईआर लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया।
रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना, आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे, लेकिन आप इस तरह का अनड्यू प्रेशर बना के, वो उन्होंने क्या किसी को बताया कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है? 2022 में उनकी मां ने विधानसभा का चुनाव लड़ा हुआ है उन्नाव से। ये सब चीजें वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो सब चीजें उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। हम भी 2 बेटियां हैं, 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रख के, और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं, और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे, इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं। उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं, हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं। अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे, हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी।